हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की मैथमेटिक्स के अंदर एक नया पेपर चालू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। और इस पेपर का नाम है डायनेमिक्स, यानी कि गति विज्ञान। और ये इस पेपर की बुक है डायनेमिक्स गति विज्ञान। हमने बीएससी पार्ट थर्ड की एलजेब्रा बुक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा अमूर्त बीजगणित स्टार्ट कर रखी है और उसकी एक यूनिट कंप्लीट भी कर ली है। यदि आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो प्लेलिस्ट में जाकर एलजेब्रा की वीडियोस देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डायनेमिक्स यानी कि गति विज्ञान। डायनेमिक्स यानी कि गति विज्ञान। बीएससी पार्ट थर्ड के मैथमेटिक्स के अंदर तीन पेपर शामिल किए गए हैं। फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, सेकंड पेपर डायनेमिक्स और थर्ड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमने एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा की एक यूनिट कंप्लीट करा दी है और ये बुक हमारी क्या है, रनिंग में है। आज हम नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं और उस बुक का नाम क्या है, डायनेमिक्स यानी कि गति विज्ञान। और इस गति विज्ञान का आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अरीय वेग। उस टॉपिक का नाम है रेडियल वेलोसिटी यानी कि अरीय वेग। ये इस टॉपिक का नाम है रेडियल वेलोसिटी या फिर अरीय वेग। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि अरीय वेग होता क्या है, अरीय वेग को समझेंगे। इसका आपकी बुक के अंदर एक डेरिवेशन दिया हुआ है, वो डेरिवेशन देखने वाले हैं कि वो डेरिवेशन कैसा होगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अरीय वेग से जुड़े हुए किस प्रकार के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर के अंदर अरीय वेग का डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है या फिर इससे जुड़े हुए क्या पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अरीय वेग समझने से पहले हम समझने वाले हैं वेग यानी कि वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में समझने वाले हैं, वेलोसिटी यानी कि वेग के बारे में। अब इधर ध्यान से सुनो। एक कण की सरल रेखा में गति मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन यानी कि कोई कण, कोई पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन के अंदर यानी कि सरल रेखा में क्या करे, गति करे, तो उसका वेग कैसे निकाला जाता है हम एक बार के लिए ये समझ रहे हैं। वेलोसिटी समझ में आएगी तभी तो हमें रेडियल वेलोसिटी समझ में आएगी। पहले वेलोसिटी समझते हैं। मान लो एक कण ने यहां से चलना प्रारंभ किया और इस स्ट्रेट लाइन पे वो चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहा है। चलना प्रारंभ कहां से किया, यहां से, तो इसको ओ पॉइंट बोल देते हैं, ओरिजिन। क्या बोल देते हैं, हमने ये माना कि ये कण ओ से चलना जो प्रारंभ करता है, टी समय बाद में बिंदु पी पर पहुंच जाता है। कहां पे पहुंच जाता है, बिंदु पी पर। कितने समय बाद में, टी समय बाद में। और कितनी डिस्टेंस कवर करते हुए,
एक्स डिस्टेंस कवर करते हुए, कितनी डिस्टेंस कवर करते हुए, एक्स डिस्टेंस कवर करते हुए टी समय बाद में कहां पे पहुंच जाता है, बिंदु पी पे। हम यह मानते हैं कि टी समय में कुछ समय बाद में, यानी बहुत ही कम समय बाद में, बहुत ही कम को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल का क्या किया जाता है, यूज। इस डेल की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, लेस, और ग्रेटर देन क्या होती है, 0। यानी 0 से किसके बीच में रहती है, 1 के बीच में। टी समय बाद में मैं मानता हूं कि ये कण बिंदु पी से कहां पे चला जाता है, बिंदु क्यू पर, बिंदु क्यू पर। ये बिंदु क्यू बिंदु पी के बिल्कुल नजदीक रहता है। ये इतना दूर नहीं रहता है बिंदु क्यू, बिल्कुल नजदीक रहता है, क्योंकि हम समय भी कितना ले रहे हैं, डेल टी ले रहे हैं। तो टी समय ये जो क्यू पॉइंट रहता है बिल्कुल पी के नजदीक रहता है, एकदम नेबरहुड में रहता है। परंतु हम क्या करते हैं, डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू को थोड़ा दूर बना देते हैं ताकि डेटा लिखना क्या हो, आसान हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ओ से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है, तो x में हम बहुत कम डिस्टेंस ऐड करेंगे, यानी कि डेल x डिस्टेंस ऐड करेंगे। किसी भी वैल्यू के आगे अगर डेल लगा हुआ है, यानी कि x के आगे हमने क्या लगा दिया, डेल लगा दिया ना, तो इसका मतलब ये बहुत छोटी डिस्टेंस है। बहुत छोटी क्या है, डिस्टेंस। एक से भी छोटी क्या है, डिस्टेंस है। और ग्रेटर देन क्या है, 0। तो यहां से यहां तक पहुंचने में लिया गया समय कितना होगा फिर, t प्लस डेल टी, टी प्लस डेल टी। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या, डेल टी के से क्या मतलब है, डेल एक्स से क्या मतलब है, इतनी कहानी सबको समझ में। तो हमने माना कि हमारा जो एक कण है या एक पार्टिकल है वो ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, टी समय में एक्स डिस्टेंस कवर करता हुआ कहां पे पहुंच जाता है, पी पॉइंट पर। और टी प्लस डेल टी टाइम में एक्स प्लस डेल एक्स डिस्टेंस कवर करता हुआ कहां पे पहुंच जाता है, पॉइंट क्यू पर। कहां पे पहुंच जाता है, क्यू पर। अब चलते हैं इधर, तो इसको हटा दें। तो अब कोई आपसे पूछ ले कि आपको बिंदु पी पर, यानी कि पॉइंट पी पर ये जो पार्टिकल यहां से मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी निकालो। पॉइंट पी पर बिंदु, पॉइंट पी पर पार्टिकल की आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी। और उस वेलोसिटी को एक बार के लिए मैंने बोल दिया v। क्या बोल दिया, स्मॉल v बोल दिया। यानी कि कण की बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है। और वेलोसिटी क्या होती है आपको पता हो तो, वेग बोलते किसको है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको से टू बी वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, हमारा ओपी तो कितना, एक्स, और हमारा ओ क्यू कितना, एक्स प्लस डेल एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ये डेल एक्स के तो आया डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, डेल एक्स। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना रहेगा, विस्थापन, यानी कि विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन हमारा कितना आने वाला है, डेल एक्स। डेल एक्स का तो परिवर्तन हो रहा है, तो विस्थापन हमारा कितना आएगा, डेल एक्स आएगा। तो हम बोलते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो दर किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, टाइम के रेस्पेक्ट में। दर क्या होती है, टाइम के रेस्पेक्ट में निकलती है। तो आपको ये याद आ रहा है क्या, वेलोसिटी का फॉर्मूला, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्या आपको वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद आ रहा है, नहीं आ रहा। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। हमने डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्यों किया, यहां पे हमने डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्यों किया। अगर मैं डेल्टा टी को 0 करूंगा तो ये क्यू बिंदु पी की तरफ आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। तो हमारा ओरिजिनल जो पॉइंट है वो पी है या क्यू है, हमारा ओरिजिनल पॉइंट है पी। तो मैं चाहता हूं ना कि मेरा क्यू बिंदु वापस किसकी तरफ आए, पी की तरफ आए। तो मेरे को जो डेल्टा टी मैंने एक्स्ट्रा समय लिया है उसको मैं 0 की तरफ लाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो एक्स्ट्रा समय था वो क्यू बिंदु उठ के कहां पे आ जाएगा, पी पे। तो जो वेलोसिटी निकलेगी ना वो पी पे निकलेगी या क्यू पे, पी पे। इसी वजह से वेलोसिटी हमें पॉइंट पी पे निकालनी है। पॉइंट किस पे निकालनी है, पी पे। और पॉइंट पी पे निकालनी है तो इस क्यू को मेरे को उठा के कहां पे लाना होगा, पी पे। और क्यू पी पे कैसे आएगा, जब ये जो डेल्टा टी एक्स्ट्रा जो मैंने समय लिया ना उसको मैं कितना कर दूं, 0।
इसी वजह से वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ये, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी, विस्थापन में परिवर्तन, तो ये तो हो गया डेल एक्स विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ये अगर लिमिट नहीं लिखना चाहो तो ये डेल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डी में, तो ये बन जाती है dx अपॉन dt। पहले बात तो ये बताओ कि ये फॉर्मूला किस किस को याद आ रहा है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, चाहे ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिले चाहे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक ही बात है। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कहानी किस किस को समझ में आती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वे कहलाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इन डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वेलोसिटी, चाहे ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, एक ही बात है। हमने यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो क्यों किया, क्योंकि जो वेलोसिटी रहती है ना वो हमें पी पॉइंट पे निकालनी है, और पॉइंट हमारे पास कितने हैं, दो। तो मैं चाहूंगा ना कि ये क्यू मेरा वापस से कहां पे आए, पी पे आए, और क्यू को पी पे लाने का एक ही तरीका है, डेल्टा टी जो एक्स्ट्रा टाइम लिया था उसको कितना किसकी तरफ ले आओ, जीरो की तरफ, और ये जीरो जाएगा तो क्यू बिंदु उठ के कहां पे आ जाएगा, पी पे अपना पे आ जाएगा। इसीलिए हमारा फॉर्मूला आता है ये, और ये फॉर्मूला मेरा कब निकल के आता है, जब मेरा एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, कहां पे मोशन करे, सरल रेखा में क्या करे, गति। ये फॉर्मूला आप तभी लगाओगे जब आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, मोशन करेगा। अब चलते हैं नए केस के ऊपर, ये सारी कहानी हटा दूंगी एक बार के लिए, ये बेसिक था, ये सबको क्लियर है ना। अगर हमारा कण सरल रेखा में गति करता है तो और पूछे उसका वेग निकालो, तो वेग निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ये, और ये आता कैसे मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं केस टू पे, केस टू पे एक कण की समतल में गति, समतल में गति, एक कण की समतल में गति, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन, एक कण की समतल में गति। मान लो आपके पास कोई ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, और मान लो कि कोई कर्व बना हुआ है, ये कोई कर्व बना हुआ है समतल के अंदर, ये कोई कर्व बना हुआ है। पहली बात तो मुझे बताओ, ये जो कर्व बन रहा है, ये जो कर्व बना हुआ है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या, बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। और मान लो किसी कण ने यहां से चलना प्रारंभ किया, कहां से चलना प्रारंभ किया, यहां से, और ये कण बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और टी समय बाद में बिंदु पी पर पहुंच जाता है। कहां पे पहुंच जाता है, टी समय बाद में बिंदु कहां पे पहुंच जाता है, पी पर। और टी से कुछ समय बाद में, यानी बहुत ही कम समय बाद में, यानी कि टी प्लस डेल्टा टी समय में बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। बिंदु क्यू इतना दूर तो नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी यहां पे बना देते हैं थोड़ा सा दूर, ताकि डायग्राम थोड़ा क्या बने, अच्छा बने। तो बहुत ही कम समय बाद, यानी कि कितने समय में, टी प्लस डेल्टा टी समय में, टी प्लस डेल्टा टी समय में ये कण बिंदु ए से स्टार्ट होकर कहां पे पहुंच जाता है, बिंदु क्यू पर। कहां पे पहुंच गया, ये क्यू बिंदु इतना दूर नहीं है, बिल्कुल पी के नजदीक ही रहता है, बस हम डायग्राम में थोड़ा दूर बनाते हैं, क्योंकि हमने समय कितना लिया, बहुत कम। तो इतने समय में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा क्या, डेल्टा टी समय में बिंदु पी से क्यों चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा, वो बिल्कुल पी के नजदीक रहता है। अब बुक वाला कहता है इस पी पर ये जो कण गति कर रहा था ना, उसका मुझे वेग बताओ, उसका मुझे क्या बताओ, वेग। बिंदु पी पर
मुझे वेलोसिटी बतानी है इस पार्टिकल की जो ए से क्या कर रहा था मूव। तो आप यहां पे ऐसे मत कर देना, ये फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला लगा के वेग निकाल के दो, बिल्कुल गलत। क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा कण सरल रेखा में गति करता है, लेकिन अभी हमारा कण सरल रेखा में गति ना करके एक कर्व के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, गति। और ये कर्व कहां पे बना हुआ है, समतल में बना हुआ है। तो पहली बात तो इतनी समझ में आई क्या कि 9th 10th 11th 12th के अंदर जो हम वेलोसिटी निकालते थे उनमें और बीएससी के अंदर जो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। 9th में हम जो ये फॉर्मूला पढ़ते थे 8th 9th 10th में, उनमें जो पार्टिकल था वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता था। कहां पे मोशन करता था, स्ट्रेट लाइन में। अब हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है कहां पे, प्लेन में, यानी कि एक समतल में क्या कर रहा है, गति। और समतल में तो किसी कर्व के अकॉर्डिंग ही करेगा, कोई ना कोई तो कर्व बनेगा जब वो पार्टिकल चलेगा, तब कोई ना कोई तो डिजाइन बनेगी। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या। अब चलते हैं आगे। अब हमें बिंदु P पर क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। बिंदु P पर क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो पहली बात तो बिंदु P पर वेलोसिटी निकालनी है तो एक बात बोलता है, पहले इसके कोऑर्डिनेट लो। मैंने मान लिया कि बिंदु P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, r, थीटा। कोऑर्डिनेट तो समझते हैं ना, बिंदु P की स्थिति को दर्शाने के लिए क्या तो एक्स वाई काम में लिए जाते हैं, क्या r, थीटा काम में लिए जाते हैं। आपको ये बात नहीं पता है तो ये भी देख लो। ये मान लो हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। जहां पे कोई पॉइंट मेरा P है तो मैं बोलूं कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y हैं। तो मेरी ये डिस्टेंस तो कितनी रहती है, y, और मेरी यहां से ये डिस्टेंस कितनी रहती है, x। ये बात तो सबको क्लियर है ना। और मैं बोलूं कि इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट r, थीटा है, कितने हैं, r, थीटा। एक्स वाई ना हो के कितने हैं, r, थीटा। तो मेरी ये डिस्टेंस तो कितनी रहती है, r, और मेरा ये जो एंगल बनता है ये कितना रहता है, थीटा। इतनी बात सबको क्लियर है। तो इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट मैंने कितने लिए हैं, r, थीटा। r, थीटा लिए हैं तो मेरी ये डिस्टेंस तो कितनी रहने वाली है, r, और मेरा ये एंगल मेरा कितना रहेगा, थीटा। ये एंगल मेरा कितना रहेगा, थीटा रहेगा। ये t प्लस डेल टी इधर लिख देते हैं एक बार के लिए। अब मुझे बताओ ये बिंदु Q P के बिल्कुल नजदीक है ना। तो अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट लूंगा तो Q के कोऑर्डिनेट आएंगे, R में कुछ ना कुछ जोड़ दो तो क्या जोड़ दें, डेल R, और थीटा में कुछ ना कुछ जोड़ दो तो क्या जोड़ दे, डेल थीटा। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए, Q के। R P के बिल्कुल नजदीक है तो R में भी कुछ ना कुछ जोड़ना होगा तो क्या जोड़ दिया, डेल R, और थीटा में भी कुछ ना कुछ जोड़ना होगा तो क्या जोड़ दिया, डेल थीटा। अब कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि बिल्कुल नजदीक है तो एकदम ऊपर तो है ही नहीं, थोड़ा सा आगे है तो आगे दिखाने के लिए, ठीक है। अब r प्लस डेल आर डिस्टेंस कौन सी होगी, तो ये इसको इधर लिख देते थोड़ा। तो ये तो डिस्टेंस हो जाएगी मेरी r प्लस डेल आर। ये डिस्टेंस तो मेरी क्या होगी, r प्लस डेल आर। ये पूरा एंगल, ये पूरा कोण कितना होगा, थीटा प्लस डेल थीटा। ये पूरा एंगल कितना होने वाला है, थीटा प्लस डेल थीटा। लेकिन मेरे को पूरा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना चाहिए। इतना कितना बचेगा, डेल थीटा। इतना कितना आएगा, डेल थीटा आएगा, नहीं आएगा। इतना कितना आने वाला है, डेल थीटा। यहां तक सबको क्लियर है क्या, एक बार देख लो। यहां तक का डायग्राम सबको क्लियर है क्या, यहां तक सबको क्लियर है। इस लाइन को कहा जाता है इनिशियल लाइन। क्या कहा जाता है, इनिशियल लाइन कहा जाता है, या फिर एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो आप इसको, इनिशियल लाइन भी बोल सकते हो। इस ओ पॉइंट को कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है, पोल। क्या कहा जाता है, पोल। इस ओपी लाइन को कहा जाता है पोलर लाइन। क्या कहा जाता है, पोलर लाइन, क्योंकि पोल से स्टार्ट हो रही है, इसको पोलर लाइन, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवांतर रेखा। क्या कहा जाता है, ध्रुवांतर रेखा। इस OX को इनिशियल लाइन या फिर क्या कहा जाता है, प्रारंभिक रेखा। क्या कहा जाता है, प्रारंभिक। इतनी कहानी सबको समझ में आती है, पहले तो मुझे ये बताओ, ये डायग्राम में इतनी बात सबको समझ में आती है क्या, बिल्कुल आती है। अब चलते हैं आगे। अब इधर देखो सामने एक बार के लिए,
अब बुक वाला चाहता है कि इतनी बात आपने क्यों की, मुझे तो वेलोसिटी चाहिए, और वो भी कौन सी वेलोसिटी चाहिए, रेडियल वेलोसिटी। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि रेडियल वेलोसिटी से क्या मतलब है। अभी तक तो मुझे ये नहीं पता कि रेडियल वेलोसिटी क्या होती है। तो देखते हैं कि रेडियल वेलोसिटी क्या होती है। हम एक काम करते हैं, इस पी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस पोलर लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। थोड़ा सा हमने क्या किया, पोलर लाइन को एक्सटेंड किया, और इस क्यू से एक परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर, इस पोलर लाइन के ऊपर पॉइंट क्यू से एक परपेंडिकुलर डाला। इस क्यू को यहां पे लिख देते हैं थोड़ा, इस क्यू को हम यहां पे लिख देते थोड़ा, इस क्यू से एक परपेंडिकुलर डाला, और इसको नाम दे दिया मैंने एक बार के लिए एम। क्या नाम दे दिया, M। मुझे एक बात बताओ आप, ये मेरा पॉइंट P, ये मेरा पॉइंट Q, तो जो मेरा विस्थापन आएगा, विस्थापन की किसी को परिभाषा पता है क्या, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा होती है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस एट बिटवीन द पॉइंट, टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी ये सीधी रेखा होगी, नहीं होगी, ये सीधी रेखा ही होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी मेरी कौन सी होगी, पी क्यू होगी। तो इसको एक बार ऐसे मिला देते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब निकालने की कोशिश करते हैं अरीय वेग। तो बोलते हैं अरीय वेग पहले क्यों निकाल रहे हो, पहले मुझे बताओ तो सही अरीय वेग होता क्या है। तो बोलते हैं ठीक है, अभी समझेंगे अरीय वेग क्या होता है। पहले तो इतना याद रखो कि अरीय वेग को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अरीय वेग को स्मॉल यू से। अरीय वेग का फॉर्मूला होता है वही, विस्थापन में परिवर्तन की दर अपॉन डेल्टा टी। विस्थापन में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी, और वही लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो बोलते हैं ये तो नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इसमें और उसमें फर्क क्या हुआ, इसमें फर्क है। इस बार जो आपको विस्थापन लेना होता है ना, वो पोलर डायरेक्शन में लेना होता है, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में विस्थापन में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पोलर लाइन, पोलर डायरेक्शन, यानी ओपी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, ओपी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट लेना है मुझे। ओपी डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट लेना है। इधर ध्यान से देखो, u इज इक्वल टू ध्रुवांतर रेखा की दिशा में विस्थापन में परिवर्तन, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में। तो पहली बात तो ध्रुवांतर रेखा कौन सी, ओपी। तो ध्रुवांतर रेखा की दिशा, पोलर डायरेक्शन, विस्थापन तो हमारी ओरिजिनल तो कौन सी थी, ओपी, और बना दी हमने कौन सी, ओएम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा हमारा, ओएम माइनस ओपी। तो ओएम में से ओपी को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, पीएम। कितना बचेगा, तो ध्रुवांतर रेखा की दिशा में विस्थापन में परिवर्तन तो मेरा कितना आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, पीएम अपॉन डेल्टा टी। पहली बात तो मुझे ये बताओ, इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या। सबसे पहले तो कोई पूछ ले कि अरीय दिशा कौन सी होती है, अरीय दिशा, तो अरीय दिशा होती है ध्रुवांतर रेखा की दिशा को, यानी कि पोलर डायरेक्शन को बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, रेडियल। पोलर लाइन, पोलर जो डायरेक्शन होती है ना हमारी ध्रुवांतर रेखा की दिशा, यानी कि ओपी की दिशा को पहली बात तो कौन सी दिशा कहा जाता है, अरीय दिशा। लेकिन वो बोलता है मेरे को अरीय दिशा से क्या मतलब, मुझे तो अरीय दिशा में वेग चाहिए। अरीय दिशा में वेग चाहिए तो विस्थापन भी कौन सी दिशा में लेना होगा, अरीय दिशा में। विस्थापन में परिवर्तन,
विस्थापन में परिवर्तन भी कौन सी दिशा में लोगे? अरे दिशा में। तो मेरी तो ओपी थी, हमारी ओरिजिनल तो कौन सी थी? ओपी। चेंज इसको थोड़ा एक्सटेंड करके मैंने कौन सी बना दिया? ओएम। क्या बना दिया? ओएम। तो चेंज कौन सा है मेरा? इतना ही तो चेंज है, सिर्फ इस दिशा में देखना है। तो चेंज क्या है? पीएम। तो मेरा विस्थापन में परिवर्तन कितना हो गया? पीएम। डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की जगह लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और यू की जगह यू। और ये ध्रुवांतर रेखा की दिशा में परिवर्तन, ये सबको समझ में आता है ना? ये क्या लिखा हमने? इतनी बात सबको समझ में आती है। अब चलते हैं आगे। बुक वाला कहना चाहता था मुझे बिंदु पी पर वेलोसिटी चाहिए थी, आप ये सब क्या करने लगे? तो हम बोलते हैं एक काम करेंगे हम, आपको बिंदु पी पर वेलोसिटी तो चाहिए, हमारा ये बिंदु पी है, आपको इस बिंदु पी पर वेलोसिटी चाहिए, लेकिन मेरे को बिंदु पी पर वेलोसिटी निकालनी नहीं आती। ऐसे मान लो एक बार के लिए, आपको तो बिंदु पी पर वेलोसिटी चाहिए, जो कण की वेलोसिटी है ना, मुझे इस बिंदु पी पर निकालनी नहीं आती। तो मैं एक काम करता हूं, इस बिंदु पी पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करूंगा। इस बिंदु पी पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालूंगा। एक तो इस ओपी डायरेक्शन में निकालूंगा वेलोसिटी। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालने का मतलब है कि मैं दो दिशाओं के अंदर क्या निकालूंगा? वेलोसिटी। एक तो इस ओपी डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालूंगा, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या निकालूंगा? वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी निकालूंगा उसको तो मैं बोलूंगा रेडियल वेलोसिटी। ये ऊपर तक सबको दिखाई दे रहा है क्या? देखना एक बार। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी निकालूंगा ना उसको तो मैं बोलूंगा रेडियल वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी निकालूंगा उसको मैं बोलूंगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी। क्या बोलूंगा? ट्रांसवर्स वेलोसिटी। यानी कि इसको तो बोलूंगा अरीय वेग, और इसको बोलूंगा अनुप्रस्थ वेग। क्या बोलूंगा? तो बुक वाला कहना चाहता है कि आपको बिंदु पी पर वेलोसिटी निकालनी थी, तो बिंदु पी पर मुझे निकालनी नहीं आती। तो मैंने एक काम किया, बिंदु पी पर वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए। यानी कितने घटक किए? दो। कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। एक तो मैंने वेलोसिटी निकाली ओपी डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? उसको तो मैं बोल रहा हूं रेडियल वेलोसिटी। क्या बोल रहा हूं? एक मैं वेलोसिटी निकालूंगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, यानी कि इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक कौन सी डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसवर्स वेलोसिटी या फिर अनुप्रस्थ वेग। तो बुक वाला चाहता है मेरे को पी पर चाहिए, आपने ये क्या निकाल दिया? रेडियल डायरेक्शन, और मेरे को इतना तो चाहिए नहीं। तो बोलता है रुको, फिर आप एक काम करना, बिंदु पी पर वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो मैं जो फॉर्मूला बताऊं वो लगा देना। अरीय वेग का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर, और जैसे ही ये फॉर्मूला लगा दोगे बिंदु पी पर क्या निकल के आ जाएगी? वेलोसिटी। यानी कि रेडियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अंदर दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे तो कौन से पॉइंट पर वेलोसिटी निकल के आएगी? पी पर। और हमें कौन से पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी थी? पी पर ही निकालनी थी। इसीलिए पी पर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें दो कंपोनेंट निकालने पड़ते हैं, एक रेडियल डायरेक्शन में यानी कि एक ओपी डायरेक्शन में, और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ओपी डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी निकाली जाती है उसको कहा जाता है रेडियल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? कल की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालेंगे, और उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर वेलोसिटी। और दोनों की वैल्यू उठा के पुट कहां पे कर देंगे? इस फॉर्मूले के अंदर। और ये कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी निकल के आ जाएगी? पी पॉइंट पर वेलोसिटी। कहानी समझ गए क्या? फिर से देख लो एक बार। अगर आपके पास कोई सरल रेखा में कोई कण जा रहा है, पी पॉइंट पर पहुंच गया, और बुक वाले ने कहा कि वेलोसिटी निकालो, ये लो, ये निकाल दी वेलोसिटी। ये कहानी खत्म। खत्म इसकी कहानी। अब दिक्कत है एक और। अब मान लो आपके पास कोई पार्टिकल है और वो सरल रेखा में गति ना करके इस कर्व पे गति कर रहा है, और बिंदु पहुंच गया पी पर। कौन से बिंदु पर पहुंच गया? और बुक वाला चाहता है इस पी पर अब वेलोसिटी निकालो। तो इस पर वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे पहले इसकी डायरेक्शन में क्या निकालनी होगी? वेलोसिटी। उसको तो मैं बोलूंगा अरीय वेग। क्या बोलूंगा? अरीय वेग। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और वेलोसिटी निकालूंगा, उसको बोलूंगा क्या? अनुप्रस्थ वेग। बुक वाले ने कहा कि अरीय और अनुप्रस्थ क्यों निकाल दिया? मैंने तो बिंदु पी पर पूछा था। तो बोलता है रुको, पी पर निकालनी है, ये फॉर्मूला लगा दूंगा, अरीय वेग का होल स्क्वायर प्लस
अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर, और ये कौन से पॉइंट पे निकल के आ जाएगी, पी पॉइंट पर। कहानी समझते हो ना। तो कभी भी आपको कोई प्लेन के अंदर पार्टिकल मोशन कर रहा होता है तो हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट करने पड़ते हैं, इनको कंपोनेंट बोलते हैं। और वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट करने पड़ते हैं, दो कंपोनेंट। एक तो ओपी डायरेक्शन में कंपोनेंट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी, एक ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट, वो हम कल करेंगे। ओपी के कौन से डायरेक्शन में करना पड़ता है, परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, यानी कि अनुप्रस्थ वेग। अब चलते हैं आगे, तो पहले इसको पूरा करते हैं। ये जितनी भी कहानी थी मैंने आपको पूरी बता दी है ना। इनको कंपोनेंट बोलते हैं। तो ध्रुवांतर रेखा की दिशा में क्या ले लिया, विस्थापन। u इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी। अब मुझे इस पीएम की वैल्यू नहीं आती निकालनी, तो मैं एक काम करता हूं, एक समकोण त्रिभुज लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल काम में लेता हूं, कौन सा, ओ एम क्यू। ओ एम क्यू, ध्यान से देखो, ओ एम क्यू दिखाई दे रहा है क्या, ओ एम क्यू, ओ एम क्यू दिखाई दे रहा है। पहली बात तो इस पीएम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, पीएम को विस्थापन में परिवर्तन की दर, है ना, इसको हम लिख सकते हैं ओ एम, इसको हम पीएम को क्या लिख सकते हैं, ओ एम माइनस ओपी। क्या लिखा जा सकता है इसको, ओ एम माइनस ओपी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इधर ध्यान से देखो, मैं इसमें एक काम करता हूं, ओ एम अपॉन ओ क्यू, ओ एम अपॉन ओ क्यू। ओ एम को ध्यान से देखो, ओ और एम को, ये तो बन रहा है हमारा आधार, और ओ क्यू मेरा क्या बन रहा है, कर्ण। ओ एम की जगह तो कितनी लिख दें, ओ एम, और ओ क्यू मेरे पास कितना है, आर प्लस डेल आर। ओ क्यू मेरे पास कितना है, आर प्लस डेल आर। तो आधार बट्टे कर्ण, इस लाल बट्टे का से क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण कोस थीटा, कितना होगा, कोस थीटा। लेकिन थीटा नहीं है इस ट्राइंगल के अंदर, एंगल कितना बन रहा है, डेल थीटा। कितना बन रहा है, डेल थीटा। तो ओ एम की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी, आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा। आर प्लस डेल आर कितनी निकल के आएगी, कोस डेल थीटा। एक बार इधर वाला हटा देते हैं, तो u इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ओ एम की वैल्यू हमने निकाल ली, ये रही आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस पीएम की जगह ओ एम माइनस ओपी क्यों लिखा है, तो समझ में आ गया ना, ओ एम माइनस ओपी तो पीएम ही आएगा। और ओपी मेरे पास कितना है, डायग्राम से देखो, ओपी कितना है, आर, ये आर की जगह लिख दिया आर, और डेल्टा टी की जगह लिख दिया डेल्टा। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या, ये नोट करते हुए साइड में लिख लेना, ये बात है ना, डेल्टा, ये ओ एम की वैल्यू हमने कौन सी निकाली और ट्राइंगल कौन सा लिया, इतनी कहानी समझ में आती है। अब आपको यहां पे एक एक्सपांशन याद रखना होगा, ये एक्सपांशन आपको एक बार के लिए याद ही रखना होगा, कोस डेल थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस डेल थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सोन। और साइन थीटा का यहां पे लिखना चाहो तो यहां पे लिख लो, नहीं हमारे कल काम आएगा और कल देख लेंगे। डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा का होल क्यूब प्लस डेल्टा थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सोन। ये एक्सपांशन आपको याद ही रखने होंगे, आप इनको याद रखें। अब चलते हैं आगे, u की जगह तो u लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की जगह लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी, आर प्लस डेल आर की जगह आर प्लस डेल आर, यहां पे 1 माइनस डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सोन माइनस आर।
माइनस आर। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। ये मान उठा के रखा है हमने यहां पे, u इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की जगह डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा टी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बोल रहा हूं कि जो मेरा डेल्टा होता है ना, वो हमेशा जीरो से किसके बीच में होता है? एक के बीच में। जीरो से किसके बीच में होता है? एक के। अगर मैं आपको 0.2 दूं, मान लो एक बार के लिए 0.2 दूं, मान लो डेल्टा मेरे पास कितना है 0.2, मैं आपको बोलूं कि डेल्टा स्क्वायर निकालो, तो मतलब 0.2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 0.2 से, तो कितना आएगा? 4.04। अब ये जीरो के और पास आ रहा है, जीरो के और पास आ रहा नहीं आ रहा। फिर मैं बोलूं कि इसको और डेल्टा क्यूब निकालो, तो मतलब 0.04 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 0.2 से, तो कितना आएगा? 8.008, यानी कि और जीरो के नजदीक आ रहा है, और जीरो के क्या आ रहा है? नजदीक। तो यहां पे देखो, ये डेल्टा थीटा पहले ही छोटा, डेल्टा थीटा वैसे 0 से 1 के बीच की वैल्यू, इसका स्क्वायर करने पर और छोटी वैल्यू, और डिवाइड भी किसका कर रहे हैं? 2 का, और डिवाइड करने पे और छोटी वैल्यू, तो ये वैल्यू लगभग जीरो की तरफ जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी। डेल्टा थीटा मेरा पहले 0 से 1 के बीच का, उसकी पावर 4 करो, 0 से 1 के बीच की पावर का स्क्वायर करते हो ना, तो वैल्यू छोटी होती है ना कि बड़ी होती है? 0 से 1 के बीच की वैल्यू का करते हैं तो उसका पावर 4 करेंगे तो और जीरो उसके नजदीक आएगा, और डिवाइड भी किसका कर रहे हैं? 4 फैक्टोरियल का, मतलब और बहुत छोटी किसके वैल्यू नजदीक आ जाएंगी? जीरो के। तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को लगभग कितना मान लेते हैं? जीरो। लगभग कितना मान लेते हैं? जीरो। और आगे आने वाली सभी वैल्यूज को लगभग कितना मान लेते हैं? जीरो। और यहां पे लिख देंगे चूंकि डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे लिख देंगे कि जो डेल रहता है वो हमारे जीरो से किसके बीच में रहता है? एक। या फिर लिख देंगे जो डेल्टा रहता है वो बहुत ही छोटा मान रहता है, ऐसे लिख देंगे। यहां तक समझ में आता है? तो देखो कितना बचा, आर प्लस डेल आर, ये सारी वैल्यू जीरो की तरफ चली जाएंगी, तो सिर्फ कितना बचेगा? एक। और माइनस का कितना बच जाएगा? आर, क्योंकि ये सारी वैल्यू किसकी तरफ चली जाएंगी? जीरो की तरफ। तो u इज इक्वल टू कितना बच गया? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इस r से ये r क्या हो जाएगा? कैंसिल। इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? डेल आर अपॉन डेल टी, डेल आर अपॉन डेल टी। और मैंने आपको बताया था, अगर आप ये डेल हटाना चाहो तो, और ये लिमिट हटाना चाहो तो क्या करो? डेल को कन्वर्ट कर दो किसमें? और क्या इसको आर डॉट लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है? आर डॉट। और ये फॉर्मूला निकल के आया है आपका किसका? रेडियल वेलोसिटी का। किसका फॉर्मूला निकल के आया? रेडियल वेलोसिटी का। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि रेडियल वेलोसिटी बिंदु P पर हमारी फाइनल वेलोसिटी नहीं है। ये बिंदु P पर हमारा वेग नहीं निकला है, ये बिंदु P पर ओपी दिशा में वेग निकला है। कल की दिशा में हम इसके परपेंडिकुलर दिशा में वेग निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे अनुप्रस्थ वेग, यानी कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी। और फिर रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी दोनों का यूज करते हुए बिंदु P पर क्या निकालेंगे? वेग निकालेंगे। तो कोई आपसे पूछ ले क्या रेडियल वेलोसिटी बिंदु P पर फाइनल वेलोसिटी है क्या? नहीं। रेडियल वेलोसिटी या फिर ट्रांसवर्स वेलोसिटी बिंदु P पर या पॉइंट P पर हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी नहीं है। ये सिर्फ वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। एक तो कौन सी डायरेक्शन में? पोलर डायरेक्शन में। और एक उसके कौन सी डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और इस प्रकार से हमने रेडियल वेलोसिटी का क्या निकाल लिया? फॉर्मूला। और वो कितना आता है? आर डॉट। कितना आता है? आर डॉट। अब मुझे बताओ कि इसमें आपको कहां पे दिक्कत आई? मैं जब भी क्लास लेता हूं तो बच्चे सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, सर डायनेमिक्स तो सिर्फ रटने की है, डायनेमिक्स तो रटने की है। आपको कहां पे दिक्कत आई इस डेरिवेशन के अंदर? हमने बड़ी आसानी से रेडियल वेलोसिटी का क्या कर लिया? डेरिवेशन कर लिया, और ये डायग्राम भी समझ लिया। डायग्राम में कैसे कैसे हुआ सब हमने देखा है। बस आपको एक एक cos थीटा का डेरिवेशन, आपको थोड़ा एक्सपांशन याद रखना होगा। ये भी आपकी 11th क्लास की बुक में दिया हुआ है, आप बाइनोमियल थ्योरम पर में पढ़ के आएंगे, वहां पे दिया हुआ है एक्सपांशन। और एक ही हमने ट्राइंगल का यूज करते हुए निकाले। अब रही बात लैंग्वेज की, लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी नहीं रटनी है, हम अपने मन से लैंग्वेज बनाते हुए लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में। कैसे लिखेंगे? माना कि एक कण बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है, टी समय में वो बिंदु पी पर पहुंच जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा है। डेल्टा टी समय में
बिंदु P से Q पर पहुंच जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं। अब हम करते हैं OP को मिलाते हैं, जो हमारी पोलर लाइन कहलाती है, ध्रुवांतर रेखा कहलाती है। OQ को मिलाते हैं, वो R प्लस डेल R रहती है। Q से बिंदु इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हुए इसे परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर डालने के बाद ये स्टार्ट कर देना। अरे वेग हमारे पास इतना होता है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में लिख देंगे, लेट ए पार्टिकल स्टार्ट इन द कर्व एट द पॉइंट ए, आफ्टर टाइम t it reach at the point p whose coordinate are r, theta, after delta t distance it reaches at the point q whose coordinate and this we match the line op and oq, we take perpendicular at the line om। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में आप उसके कंसेप्ट पे ध्यान दें कि अर्य वेग का मतलब क्या है, ना कि उसकी लैंग्वेज के ऊपर। आप उन शुरू की 4-5 बातों में अटके रहते हैं और फिर समझते नहीं है। तो समझ में आ गए। तो अर्य वेग, मुझे एक बात बता दो लास्ट, अर्य वेग बिंदु P पर फाइनल वेलोसिटी है क्या? नहीं, अर्य वेग बिंदु P पर फाइनल वेलोसिटी ना होके सिर्फ वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में? ओपी डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? ओपी में, या फिर पोलर डायरेक्शन में। इसको पोलर डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर डायरेक्शन। कल की क्लास के अंदर जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी कि अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग कल की क्लास में हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी या फिर क्या देखेंगे? अनुप्रस्थ वेग। और दोनों को कैलकुलेट करने के बाद बिंदु P पर वेलोसिटी कैसे निकलती है वो फॉर्मूला भी देखेंगे। इस प्रकार से हमारे 2 डेरिवेशन क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आप सभी स्टूडेंट्स को, वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के हों या फिर राजस्थान के अंदर और किसी यूनिवर्सिटी के हों, कोटा यूनिवर्सिटी के हों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हों, मत्स्य यूनिवर्सिटी के हों, आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही यह क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस का हिस्सा क्या है? रेडियल वेलोसिटी है। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।